हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और इसके हम डायरेक्ट के सारे प्रोविजंस को डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1। से पहले हमारा प्रीएम्बल। देखो, स्टार्टिंग में हम देखते हैं तो इसका जो इनेक्टमेंट हुआ है वो हुआ है 22 जनवरी 1991 में। ठीक है, यहाँ पे जो डेट लिखी जाती है वो है इनेक्टमेंट की डेट। अब हम बढ़ते जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कमेंसमेंट की डेट। तो इसका जो प्रीएम्बल है वो क्या कहता है कि ये एक एक्ट है प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ to the person affected by accident occurring while handling any hazardous substance and for matters connected therewith or incidental thereto। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है कि जो भी पर्सन हजार्डस सब्सटेंस में डील कर रहे थे उनको, मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठे, मतलब जिम्मेदारी होती है कि हम उनको कुछ ना कुछ पैसे पेमेंट करेंगे जो भी लॉस हुआ, टू मेक द लॉस गुड। ठीक है, बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 41st ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था, इन्फोर्स हुआ था, उसके बाद 41st ईयर था हमारा 1991, क्योंकि 50 में हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो ये उस हिसाब से यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद शॉर्ट टाइटल, इसको हम बोलेंगे पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। कमेंसमेंट उस डेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, और उन्होंने नोटिफाई किया था 1 अप्रैल से। ठीक है, तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था, ये प्रोस्पेक्टिव लॉ ही था, है अभी भी इन्फोर्स है ये। अब हम कर लेते हैं डेफिनेशंस। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट का मतलब होता है कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी दुर्घटना जो फोर्टिचुअस या फिर सडन हो, मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण या फिर अचानक से हुई हो या फिर अनइंटेंटेड हो, कि हम नहीं चाहते कुछ ऐसी चीज हो बट वो हो गई, क्योंकि उसका कारण ये था कि लगातार या बीच बीच में या फिर रिपीटेड तौर पे हमारा जो हम हजार्डस सब्सटेंस है, जो बहुत ही हार्मफुल चीज़ें होती है, उनसे हमारा एक्सपोजर था, जिसकी वजह से डेथ हुई या फिर इंजरी हुई, या किसी पर्सन को या फिर किसी प्रॉपर्टी को। ठीक है, बट इसमें दो चीज़ें नहीं आती है कि कोई भी एक्सीडेंट जो वॉर से हुआ हो या फिर रेडियो एक्टिविटी से हुआ हो, ये दोनों चीज़ें हमारी कवर नहीं है। यहाँ पे अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी कलेक्टर की। कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर जो भी उस एरिया में जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे जो जिस भी कलेक्टर के पास जुरिस्डिक्शन होगा, डीएम के पास। ठीक है, डीएम को हम कलेक्टर बोल देते हैं। हैंडलिंग, हैंडलिंग देखो हमने यहाँ स्टडी करा था, अकरिंग वाइल हैंडलिंग एनी हजार्डस सब्सटेंस। इसके प्रीएम्बल से हमारे डेफिनेशंस में निकल जाएंगे, और उसका सारी चीजें हमें किसी भी एक्ट का जो आउटलाइन हो प्रीएम्बल से पता चल जाता है। हैंडलिंग क्या है कि जब हजार्डस सब्सटेंस की बात करें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, उसका प्रोसेस करना, उसका कुछ ट्रीटमेंट करना, उस हार्मफुल सब्सटेंस को पैक करना, उसको कहीं पे स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ ले जाना, यहाँ से वहाँ यूज़ करना, या फिर कलेक्शन करना, या फिर तबाह कर देना, या एक एक हजार्डस सब्सटेंस से दूसरे में कन्वर्ट कर देना, उसको सेल के लिए ऑफर करना, या फिर और भी ऐसी ऐसी चीज़ें जिसमें हजार्डस सब्सटेंस डील हो रहा है, उसे हम बोलेंगे हैंडलिंग। ठीक है, अब सब्सटेंस है क्या चीज़? तो जो डेफिनेशन हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में थी, वही हमारी होगी डेफिनेशन इस लॉ में भी, क्योंकि ये वाला जो लॉ है वो उसके बाद आया था, तो बार बार रिपीट नहीं करते कई बार हम एक्ट में चीज़ें, तो जो डेफिनेशन वहाँ है वही सेम। जो हमारी इन्वायरमेंटल वाली वीडियो है उसमें आप जाके पूरी वीडियो भी देख सकते हो, वो वाला जब आपको समझ में आ जाएगा तो इट विल बी बेटर एंड ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, या फिर जो भी हमने क्वांटिटी स्पेसिफाई कर रखी हो किसी केमिकल की मात्रा के लिए कि इससे ज़्यादा हुआ तो इसको हम खतरनाक वाला पदार्थ मान लेंगे। ठीक ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस में जो भी लाइबिलिटी हमारी क्रिएट हुई, जिम्मेदारी क्रिएट हुई, उसके अगेंस्ट में जो हमारा बीमा होता है, ठीक है, उसको हम इंश्योरेंस मानेंगे। सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में डिटेल में डील किया जाएगा। राइट, उसके बाद ऑनर। ऑनर कौन होता है? सी, जो फैक्ट्रीज एक्ट था हमारा, उनमें ओनर वगैरह की थोड़ी अलग डेफिनेशन थी, इस वाले में थोड़ी अलग है। तो ओनर एक पर्सन होता है जो ओन करता है या फिर कंट्रोल करता है किस चीज को? किसी भी हजार्डस सब्सटेंस की हैंडलिंग को। कब? एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद टाइम की बात हो रही है, उससे पहले की या ऐसा कुछ नहीं, जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे था ना। अच्छा, और इसमें जो अगर कोई फर्म है तो इसके कोई भी पार्टनर है वो सभी सारे लोग ओनर माने जाएंगे। कोई एसोसिएशन है तो उनका कोई भी मेंबर है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हैंडल कर रहा है वो माना जाएगा ओनर।
अगर कंपनी है तो कोई भी डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, या फिर कोई भी ऑफिसर है जो डायरेक्टली इंचार्ज था या रिस्पॉन्सिबल था उसके कंडक्ट को अच्छे से चलाने के लिए, कंपनी के कंडक्ट को। ठीक है, मतलब जिम्मेदारी जिसने ले रखी है उसी पे बम फुटेगा अगर कुछ गलत हो गया तो। प्रिस्क्राइब का मतलब जो जो ये जो एक्ट है वो प्रिस्क्राइब करेगा वो सारी चीजें। रिलीफ फंड, देखो ये हमारा बाद में ऐड हुआ था रिलीफ फंड वाली चीजें। इनिशियली जब हमारा एक्ट था तब नहीं हुआ था, 1-1.5 साल बाद या 7-8 महीने बाद चीज ऐड हुई थी। रिलीफ फंड क्या है? जो इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड हमारा सेक्शन 7A में एस्टेब्लिश हो रखा है उसकी बात हम कर रहे हैं। रूल्स जो जो इस एक्ट में रूल बनाए जाएंगे। व्हीकल मतलब कोई भी मोड ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवेज। इसमें मैं पानी और हवा दोनों ही कवर नहीं है, ओनली रोड पे जाने वाले व्हीकल्स कवर है, और उसमें भी रेलवे कवर नहीं है। ठीक है, तो देखो मोटा मोटी तो ना ट्रक वगैरह में ही जाती है चीज़ें, बट स्टिल ठीक है, और भी जितने मेजर्स है अदर देन द रेलवेज। सेक्शन 3 पे अब हमारे मेन चीजें शुरू हो जाती है। सेक्शन 3, लाइबिलिटी टू गिव रिलीफ इन सर्टेन केसेस ऑन प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट। कुछ निश्चित केसों में हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है रिलीफ देना। रिलीफ मतलब देखो, किसी का डेथ होगी तो हम उस इंसान को वापस तो नहीं ला सकते, उस फैमिली के लिए रिलीफ तो उस इंसान को वापस आना, वो चीज़ हम नहीं कर सकते, बट वी कैन पे सम कॉस्ट कि आप थोड़ा सा आपका गुजारा हो जाए या फिर आप अपना मतलब काम चल जाए, तो ये सारी चीज़ रिलीफ में आती है। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट क्या होता है कि जो पे कर रहा है ना उसकी चाहे गलती ना भी हो, वो मतलब हो गया, उसने पूरा ध्यान रखा, वो फिर भी चीज़ हो गई, फिर भी उस कंपनी वाले को जहाँ वो हजार्डस सब्सटेंस से डील कर रहे थे पैसे देने पड़ेंगे। तो हमारा ये जो एक्ट है ये यही बताता है कि नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी होती है। सुनो अब बात सुनो, जब डेथ या इंजरी हो किसी भी और पर्सन को, और पर्सन कौन? जो फैक्ट्री में काम कर रहा था उससे अलग किसी व्यक्ति को, या फिर डैमेज हो कोई भी प्रॉपर्टी का जिस जो हमारा जो एक्सीडेंट है उसकी वजह से हुआ हो, तो ओनर लायबल होगा रिलीफ देने के लिए एज ए स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फॉर सच डेथ, इंजरी और डैमेज। जैसे अभी शेड्यूल में हम अभी लास्ट में डील करेंगे तो उसमें जैसे जैसे बता रखा है उस हिसाब से हम डेथ, इंजरी या डैमेज तीनों पे करेंगे। देखो डेथ और इंजरी तो बॉडी से रिलेटेड है और ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड टर्म है। अंडरस्टूड? अच्छा, अब यहाँ पे देखो बात अदर देन वर्कमैन इसलिए करी क्योंकि हमने ऑलरेडी वर्कमैन को देख लिया ना, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गया था हमारा। ठीक है, तो वो ऑलरेडी कवर हो रखे हैं। अब सुनो, अब क्लेम है हमारा, सब सेक्शन 1 में हमें पता चल गया हमारा बनता है। ठीक है, तो जो क्लेमेंट है वो, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो प्लीड करे, एस्टेब्लिश करे कि जो डेथ है उस पर्सन की जिसके लिए वो क्लेम कर रहा है रिलीफ, वो किसी जो पर्सन है जो क्लेम देगा, जो कंपनी लगा के चलते हैं हम, ए नाम की कंपनी, उसकी गलती नहीं हो, चाहे चाहे उसकी साइड से कोई भी लापरवाही ना हो या उसके किसी पर्सन ने कोई नुकसान करने का कुछ इरादा नहीं था, हमारा कुछ नहीं था, बट स्टिल क्योंकि वो हजार्डस सब्सटेंस से डील कर रहे थे तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। अच्छा, इसमें डेफिनेशन के लिए वर्कमैन क्या है? वर्कमैन वही डेफिनेशन है जो हमारी वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 में दे रखी है। और इंजरी हमारी परमानेंट टोटल और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, या फिर सिकनेस जो भी हमारी एक्सीडेंट से निकल रहा है। अच्छा देखो, हमें इस एक्ट में पूरा फोकस रखना है वर्ड एक्सीडेंट पे। नेक्स्ट, ड्यूटी ऑफ ओनर टू टेक आउट इंश्योरेंस पॉलिसीज। टेक आउट का मतलब यहाँ पे खरीद के रखना। ठीक है, हर एक ओनर की, प्रत्येक ओनर की जिम्मेदारी है, देखो वर्ड यूज है शेल। ठीक है, ये वाला मैंडेटरी है। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो टेक आउट करे, मतलब रखे बिफोर स्टार्ट, शुरू करने से भी पहले, आपने बिजनेस शुरू नहीं करा उससे पहले भी आप अपना इंश्योरेंस लेके रखोगे, एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके बिना आप नहीं कर सकते स्टार्ट। एक या एक से अधिक इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइडिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जहाँ देखो कोई भी बिजनेस अगर रन कर रहा है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट्स भी मेंटेन करके रख रहा है, बोनस भी दे रहा है लोगों को, जो अपने शेयर होल्डर्स है उनको भी डिविडेंड देने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, और अचानक से 5-7 एक्सीडेंट हो गए, उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है, तो कैसे मैनेज करेगा? तो रेगुलेटरी बॉडीज यही देखती है कि बिजनेस खत्म ना हो, और बिजनेस खत्म ना हो साथ के साथ ऐसा ना हो कि जिसको नुकसान हो रहा है उसको पैसे ही ना मिले, इसलिए इंश्योरेंस की एक मैंडेटरी चीजें लगाई जाती है।
अब बात सुनो, प्रोवाइड, इसका मतलब प्रोवाइजो है ये, कि कोई भी ओनर जो भी हैंडल कर रहा है हजार्डस सब्सटेंस, इस एक्ट के आने से पहले, मतलब उसकी जिम्मेदारी की पहले जैसे लो नहीं था, तो अब इसके आने के बाद 1 साल के अंदर अंदर उसको ये सारी चीजें पूरी कर देनी है, ठीक है। इसका सेकंड है क्लोज, एवरी ओनर शेल गेट द इंश्योरेंस पॉलिसी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे तकरीबन 1 साल तक ही मेन होती है उसको, हालांकि आजकल तो लंबी लंबी भी आ रही हैं, बट जैसे ये जो पॉलिसीज होती है उनका क्या रहता है कि जो पेड अप कैपिटल है, या फिर कई बार तो, जैसे इस सेक्ट में तो पेड अप कैपिटल की बात है, बट कई जगह क्या होता है जो आप रिवेन्यू अर्न कर रहे हो ना, उस मतलब टर्नओवर आपका उसके प्रोपोर्शन में होता है। तो 1 साल एक साथ नहीं लिया जाता, तकरीबन कंपनीज फाइनेंशियल ईयर वाइज ही लेती हैं ये चीज़ें। उसके बाद नो इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन आउट और रिन्यूड बाय एन ओनर शेल बी फॉर एन अमाउंट लेस देन अमाउंट ऑफ पेड ऑफ कैपिटल, देखो हम अभी कह रहे थे, ऑफ द अंडरटेकिंग, देखो यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह नहीं करी इन्होंने, अंडरटेकिंग में सारी चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब कुछ कवर कर लिया, जो भी हैंडल उसमें कर रही थी हजार्डस सब्सटेंस में, उसके पेड अप कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना भी जो वो कंट्रोल है ओनर के द्वारा उतना है, और वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप इससे ज़्यादा का बर्डन उठा रहे हो, क्योंकि देखो प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो वी हैव टू सी दिस थिंग्स, राइट। अब पेड अप कैपिटल क्या होता है ये देखो, मतलब अगर ओनर है, वो कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, तो जो जो उसके एसेट्स और स्टॉक्स या फिर अंडरटेकिंग है, तो उनकी जो टोटल वैल्यू है ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो हमारा इंश्योरेंस का अमाउंट माना जाएगा। ये क्यों लिखा, अब कंपनीज है उनको तो हमें पता है पेड अप कैपिटल क्या है, अब ओनर अकेला इंडिविजुअल व्यक्ति, ना वो कंपनी है, ना वो एसोसिएशन है, ना वो फर्म है, तो उसका क्या भाई खुद का, तो उसके जितने भी एसेट्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे होंगे, एसेट्स और स्टॉक, तो उनकी मार्केट वैल्यू, ठीक है। सुनो, अब जो लाइबिलिटी है इंश्योरर की अंडर वन एश्योरेंस पॉलिसी shall not exceed the specified amount specified in the terms of conduct of insurance in that policy। 1 करोड़ का इंश्योरेंस है तो 1 करोड़ तक की जिम्मेदारी इंश्योरर की, चाहे अगर लॉस 2 करोड़ का रहा तो बाकी 1 करोड़ वो अपनी पॉकेट से भरेगा ओनर, ठीक है। एवरी ओनर शेल ऑल्सो टुगेदर विद अमाउंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम के साथ साथ इंश्योरर को पे करेगा फॉर बीइंग क्रेडिट इनटू रिलीफ फंड, सेक्शन 7A में रिलीफ फंड एस्टेब्लिश हुआ उसके लिए भी कुछ अमाउंट पे करेगा, ठीक है। जो प्रीमियम का अमाउंट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द इंश्योरर शेल रिमिट टू द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 7A। सुनो, 7A हमारा इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड है, वो हम डिटेल में करेंगे, बट अभी हम थोड़ा सा आइडिया लेते चल रहे हैं कि ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं, ताकि हम अच्छे से कनेक्ट हो जाए। तो कह रहा है कि जो इंश्योरर है उसको रिमिट कर देना उस अथॉरिटी को, कौन सी अथॉरिटी, हम 7A में पता चलेगी हमें, एक कंपनी या फंड मैनेजर हम एस्टेब्लिश कर देते हैं जो उस चीज़ को मैनेज करेगा, फंड को। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द ओनर, ओनर ने किसको दिया, इंश्योरर को दिया, इंश्योरर आगे किसको देगा, जो भी अथॉरिटी है वो उसको देगा, ताकि वो फंड में यूज हो सके। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी उतने टाइम के अंदर अंदर उसे देना होगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करता इंश्योरर को, तो दे दिया ओनर ने, देखो ये एक ओनर था, उसने इंश्योरर को दे दिया, इंश्योर का काम आगे देना था, अगर वो आगे नहीं देता, तो जैसे एरियर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू वगैरह या फिर पब्लिक डिमांड पे चीज़ें रिकवरी होती है, तो उसी तरह से वो भी अमाउंट रिकवरेबल होगा हमारा, ठीक है, मतलब चार्ज क्रिएट हो जाएगा बेसिकली। उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एग्जाम्प्ट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ सबसेक्शन 1 एनी ओनर नेमली, ये चार चीज़ें हैं जिनको ये है कि जिम्मेदारी नहीं है, लाइबिलिटी नहीं कि वो इंश्योरेंस ले ही ले। कौन कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोई लोकल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट की, कोई कॉरपोरेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन करी जा रही है, या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी है, तो इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। प्रोवाइडेड नो सच ऑर्डर शैल बी मेड इन रिलेशन टू सच ऑनर अनलेस कि कोई फंड हैज बीन एस्टेब्लिश एंड मेंटेन बाय दैट ओनर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। बट ऐसा नहीं है कि इन सब की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, ना बाबा, ना 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 ना, इनको अगर ये इंश्योरेंस नहीं ले तो दूसरा फंड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद वेरिफिकेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एक्सीडेंट बाय कलेक्टर, जब भी एक एरिया में एक्सीडेंट हुआ और उस वहाँ के कलेक्टर को पता चला कि ऐसे ऐसे समस्या हुई, जिससे अभी रिसेंटली रोहतक में क्या हुआ था, डी पार्क में के पास बहुत सारा आग लग गई थी, वो कुछ एक्सीडेंट था, तो उन सारी चीज़ों के बारे में जो भी कलेक्टर ऑफ द एरिया उसको पता होना चाहिए, और उसको जो अकरेंस हुई है ना एक्सीडेंट की,
उसको वेरीफाई करना होगा, ठीक है, और उसको मतलब पब्लिकली पब्लिश करनी होंगी चीज़ें कि ऐसे ऐसे नुकसान हो चुका है। अब जैसे नुकसान हुआ तो लोगों को पता चला कि ये नुकसान है और हम इसके लिए फॉर एग्जांपल मुआवजा बांट रहे हैं, तो ये बात उन्हें बतानी होगी ताकि जो जो पर्सन है, जो विक्टिम है, वो आके अप्लाई कर सके कि हम भी हैं वो लोग जिनको नुकसान हुआ है, क्योंकि सभी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हम जब एक्सीडेंट होता है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर क्लेम फॉर रिलीफ, कौन कर सकता है भाई अप्लाई, कौन है क्लेमेंट यहाँ पे, जो आदमी था वो तो मर गया जिसके एवज में पैसे मांग रहे हैं। तो अब सुनो, अगर सिर्फ इंजरी हुई है तो जिस पर्सन को इंजरी हुई है वो कर सकता है। प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, देखो हमने 3 टर्म्स कवर करी थी, डेथ, इंजरी और डैमेज। डैमेज प्रॉपर्टी का हुआ है अगर, तो उस प्रॉपर्टी का ओनर, और अगर डेथ हो गई है तो कोई भी या फिर सभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव मरने वाले के, या फिर इन जो ऊपर वाले 3 लोग हैं उनका कोई भी एजेंट हो, ठीक है, या फिर जो भी डिसीज वगैरह हो उनके कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो सारे उन जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका एजेंट, ठीक है। प्रोवाइडेड प्रोविजन है कि जब जो सभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं डिसीज के, मरने वाले के, वो उन्होंने मतलब सब ने नहीं अप्लाई करा, ठीक है, अगर वो एक भी अप्लाई करता है तो सभी को जो बेनिफिट था वो सभी में बटेगा, चाहे बेशक सभी ने अप्लाई ना किया हो। अब जो एप्लीकेशन है हमने थी, जो कलेक्टर को हमने किया, तो जैसे जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट बताएगी ना कि इस फॉर्मेट में देनी है आपको एप्लीकेशन, तो उसी फॉर्मेट में हमें देनी है। बट ये जो एप्लीकेशन है ये 5 साल के अंदर अंदर देनी है, मतलब आज 2026 के अगर जनवरी में हुआ है ना इंसिडेंट, तो आप 31 जनवरी मतलब 2031 की जनवरी के बाद नहीं दे सकते। हालांकि इसमें 60 दिन का और टाइम दे दिया जाता है, ठीक है, वो भी बट रीजनेबल कोज हो। सेक्शन 7 अवार्ड ऑफ रिलीफ, एप्लीकेशन मिली हमें सेक्शन 6 में, तो कलेक्टर जो है आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू ओनर जिसके वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, और बाकी पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देने के बाद इंक्वायरी होल्ड करेगा क्लेम में, एक क्लेम है या फिर सभी क्लेम्स में, और अवार्ड डिटरमाइन करेगा कि कितने पैसे उसे जस्ट लगते हैं नुकसान जिसका हुआ है उसको देने के लिए, ठीक है। और कलेक्टर शेल अरेंज टू डिलीवर कॉपीज ऑफ अवार्ड टू द पार्टीज कंसर्न, जितना जल्दी हो सके 15 दिन के अंदर अंदर जो भी उसने डिसीजन लिया है ना वो दोनों पार्टीज को पहुंचा देना है, जिसको क्लेम मिलना है और जिसको क्लेम देना है दोनों को ही। अगर इस सेक्शन में अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, तो जो इंश्योरर है फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस ले रखा है, तो जिसको पैसे देने हैं और जिसका एक्सटेंड बता रखा है कि इतने से इतने तक की है, तो 30 दिन के अंदर अंदर अनाउंसमेंट ऑफ के वो कलेक्टर के पास में जमा कराएगा उस पैसे को इंश्योरर, ये नहीं कि सीधा लोगों में बांट देगा, नहीं, कलेक्टर के पास एप्लीकेशन आई थी तो कलेक्टर ही पैसे देगा, और तो पैसे किससे लेके देगा, इंश्योरर से लेके देगा। The collector shall arrange to pay from the relief fund in terms of such award and in accordance with scheme made under section 7A to the person or person referred to, मतलब उसमें से भी जो देखो 2 तरीके, एक तो इंश्योर पैसे देगा, दूसरा रिलीफ फंड देगा, तो दोनों से ही जो डिमांड है वो कलेक्टर रेज करेगा। जो मतलब मान लो कुछ अमाउंट है जो ओनर को भी पे करना है, तो जो कलेक्टर है वो उन्हें जैसे ही डायरेक्शन देगा उस के अकॉर्डिंग ही उनको काम करना और उतने टाइम में पैसे दे देने हैं। इन होल्डिंग एंड इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 में जो कलेक्टर है, समरी जो प्रोसीजर होता है ना हमारा जब हम डील करते हैं तकरीबन सिविल केसेस में या फिर क्रिमिनल केसेस में, तो वही समरी प्रोसीजर का यूज किया जाएगा। और कलेक्ट के पास सभी पावर्स होंगी सिविल कोर्ट की एविडेंस लेने के लिए, ओथ पे अटेंडेंस ऑफ विटनेस सिक्योर करने के लिए, कंपेल करने के लिए डिस्कवरी को और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, या फिर मटेरियल ऑब्जेक्ट है, या फिर और भी ऐसी चीज़ें जो भी ज़रूरी लगे सिविल कोर्ट की जो पावर्स है, ठीक है। और जो सीआरपीसी है उसका 26 चैप्टर और सेक्शन 195 भी अप्लीकेबल होंगे, याद कर लो, ठीक है। वेयर द इंश्योर और द ओनर अगेंस्ट हुम द अवार्ड इज मेड, वो दे नहीं पाते ऐसा अमाउंट फिर भी, तो जैसे हम लैंड रेवेन्यू को रिकवर करते हैं ना उसी तरह से हमारी यहाँ पे रिकवरी का सूट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्लेम फॉर रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ या इंजरी किसी लोग पर्सन को या फिर डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी को, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये कोशिश ये होनी चाहिए कि 3 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन के उस पर्सन को रिलीफ मिल जाए। जब कोई पर्सन
रिमूव करने वाला है, डिस्पोज ऑफ करने वाला है प्रॉपर्टी को, ताकि वो जो अवार्ड दिया है अब कलेक्टर ने कि इतने पे आपको करने हैं पैसे, अपने उठा के एसेट्स बेचना शुरू कर देता ताकि उसे पैसे ना देने पड़े। ठीक है, तो टेम्परेरी इंजंक्शन लगा सकते हैं ताकि जो पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी ना लो कर सके, बेच सके। इंजंक्शन क्या होता है? रोकथाम, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जब मना ही कर देते हैं, बीच में इंटरिम भी हो जाती है, कई बार टेम्परेरी तौर पर लगा सकते हैं जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता। ये हमारा सबसे बहुत आवश्यक वाला सेक्शन 7A। इसकी बात करें, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनवायरमेंटल रिलीफ फंड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू एस्टेब्लिश कर सकते हैं एक फंड को, जिसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड। ठीक है, तो इसका प्रयोग क्या होगा? जो जो रिलीफ हमारा बनता है वो सारी चीज़ों को पे करने के लिए इसका यूज़ होगा, और जो इसका अवार्ड है वो कलेक्टर साहब देंगे सेक्शन 7 के अंदर में। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू मेक कर सकते, कोई भी स्कीम बना सकती है जो स्पेसिफाई करेगी अथॉरिटी, जिसमें कि जो रिलीफ फंड है वो बताएगा कि किस तरह से रिलीफ फंड को एडमिनिस्टर किया जाएगा, कैसे वो मनी ड्रॉ की जाएगी, कैसे इकट्ठा करी जाएगी, कहाँ इन्वेस्ट करी जाएगी, क्या किया जाएगा जो रिलीफ फंड में पैसा होगा, और कब तक कितनी पेमेंट हो जाएगी, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी। सेक्शन 8 में क्या गया है? प्रोविजंस एज टू अदर राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर डेथ। द राइट टू क्लेम रिलीफ अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, डेथ, इंजरी या फिर डैमेज हुआ है, तो क्या कह रहे हैं, और किसी लॉ के अंदर अगर हमें पेमेंट मिल रही है तो उससे इन एडिशन में होगी इस एक्ट के अंदर में पेमेंट, मतलब दोनों साइड से पैसे लेने के लिए, फायदा लेने के लिए एलिजिबल है पर्सन। नॉट विद स्टैंडिंग, जब कोई डेथ या फिर इंजरी हुई है या फिर ये हुई है, तो जो ऑनर लायबल है पे करने के लिए, वो अगर किसी और उसमें भी है लायबल, तो बेचारे को मल्टीपल जगह पे नहीं फंसाया जाएगा। ठीक है, उसको बस एक ही बार उससे पैसे लिए जाएंगे। ये तो क्या कह रहा था पहले वाला प्रोविजन, तो कि देखो अगर हमारा बन रहा है दो जगह से, हम दो जगह से मिल जाएगा, बट जो देने वाला उस बेचारे को तो दो तीन तीन बार एक ही चीज के पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, कोई भी पर्सन ऑथराइज है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एसरटेन करने के लिए कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस एक्ट की वो पूरी हो रही है या नहीं है, कोई डायरेक्शन है या फिर लॉ है जो इसमें कंपाइल हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिक्वायर कर सकता है, मांग सकता है ऑनर से सबमिट करने के लिए उस पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन जो उसके लिए उसको रीजनेबली थिंग लगती है, मतलब कोई भी पर्सन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करे, ऑथराइज करे। उसके पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, कोई भी पर्सन जिसको ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास अधिकार है एंटर करने का सभी रीजनेबल टाइम्स में, एंड एज ही कंसिडर नेसेसरी, कोई भी प्लेस, प्रेमिसेस और व्हीकल जहाँ हजार्डस सब्सटेंस हैंडल हो रही थी डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो उसके पास सारे अधिकार हैं कि वो सारी चीज़ें जाके चेक कर सके। कोई पर्सन है जिसको ऑथराइज कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि कोई भी जो हजार्डस सब्सटेंस वो ऐसी जगह हो रही है जो सेक्शन 4(1) में प्रोहिबिटेड है या फिर मना है या उसके कंट्रावेंशन में हो रहा है, तो वो एंटर कर सकता है ऐसे प्रेमिसेस, प्लेस या व्हीकल में चेक करने के लिए। ठीक है, और जब चेक करने के लिए वो जो सर्च गया था कि सर्च से निकला कि कुछ ना कुछ वोलेशन में हो रहा है सेक्शन 4(1) के, तो वो सीज कर सकता है हजार्डस सब्सटेंस को या फिर जो जो चीज़ें उसको लगे कि ज़रूरी हैं या फिर जिसे नहीं होना चाहिए, तो उन सबको जब्त कर सकता है। या फिर जहाँ पे इन चीज़ों को जब्त करना, सीज करना आसान नहीं है, तो वो सर्व कर सकता है, ओनर को एक ऑर्डर दे सकता है कि आप इस चीज़ को हटा के दो। ठीक है, ही में अगर उसके पास रीज़न है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हजार्डस सब्सटेंस को हिलाना, हटा देना उस जगह से अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2, तो वो ऐसे मतलब जो मेथड इस उसे ठीक लगे ना उस तरीके से उस चीज़ को हटा देगा ताकि एक्सीडेंट ना हो। और जो सभी जो एक्सपेंस उस चीज़ को हटाने के होंगे वो ओनर पे करेगा, और नहीं करता तो जैसे एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू पब्लिक डिमांड पे दिया जाता है पैसे, उसी तरह से रिकवरी सूट में ले सकता है। पावर टू गिव डायरेक्शंस, नॉट विद स्टैंडिंग, चाहे कुछ भी लिखा हो किसी और लॉ में, बट इस जो एक्ट है उसके प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने पावर्स के एक्सरसाइज में और परफॉर्मेंस में
या इस एक्ट के अंदर जो दिए गए फंक्शन उनकी परफॉर्मेंस के टाइम पे इशू कर सकता है ऐसी ऐसी डायरेक्शन जो उसे ठीक लगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट टू एनी ओनर, या फिर कोई भी पर्सन, कोई भी ऑफिसर है, कोई अथॉरिटी है, कोई एजेंसी है, या कोई ऐसा और पर्सन या ऑफिसर, अथॉरिटी या एजेंसी है, तो वो सारी चीज़ें उनको बाउंड कर देंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी तो कोई भी पर्सन, चाहे कोई भी पर्सन, अथॉरिटी, एजेंसी हो, सभी उनसे बाउंडन है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देखा है कि रिमूवल ऑफ डाउट, की कोई संदेह ना रहे, it is hereby declared that the power to issue directions under this section includes the power to direct prohibition or regulation of handling of any hazardous substance। ठीक है। स्टॉप करना, रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और एनी अदर सर्विस। अगर लगता है कुछ एक्सीडेंट होने वाला, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो चाहे वो hazardous सब्सटेंस का उसको प्रोहिबिट कर सके, रेगुलेट कर सके, या बिल्कुल बंद करवा सकता है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की सप्लाई को, या फिर किसी अन्य प्रकार की सप्लाई को। पावर टू मेक अप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर रिस्ट्रेनिंग ऑनर फ्रॉम हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उसके द्वारा कोई भी अपॉइंटेड पर्सन है, उसके पास रीजन टू बिलीव है कि जो ऑनर है ना, वो हैंडल कर रहा है किसी हजार्डस सब्सटेंस को, जो प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट है ना उसके कॉन्ट्रावेंशन में, तो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो जो पर्सन है ना वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से छुट्टी नहीं होनी चाहिए, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से, फॉर रिस्ट्रेनिंग सच ऑनर फ्रॉम सच हैंडलिंग। अब ये जो एमएम वाली पोस्ट है वो तो हटा दी गई है, बट ये चीज़ है कि जिसको पता है वो अप्लाई कर सकता है कि इसको बंद करवाओ, इसका काम धंधा भाई, एक्सीडेंट होगा, ज़्यादा सब्सटेंस हैंडल कर रहा है ये। कोई रिसिप्ट आई हमारी इस वाले सेक्शन में, तो कोर्ट वो ऑर्डर करेगी जो उसको ठीक लगेगा। सब हर बार हर जगह ये होता है। जब सब सेक्शन 2 का के अंदर में कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया जिसमें रिस्ट्रेन रोकथाम लगा दी एक ऑनर को हजार्डस सब्सटेंस को हैंडल करने के लिए, तो वो उस ऑर्डर में क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि वो ऐसी चीज़ों को हैंडल ना करे, डेसिस्ट करेगा, कि मना ही कर देगा। ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई भी पर्सन जो भी रेफर्ड होगा, अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब ऑनर इस चीज़ को कंप्लाई नहीं करता जिसको डायरेक्शन इशू करी थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर आ जाती है कि वो इम्प्लीमेंट करे, जो जिस तरह से कोर्ट कहे ना कि ऐसे ऐसे अप्लाई होना चाहिए, उसी तरीके से वो पर्सन अप्लाई कर दे। जो भी एक्सपेंस इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट को होंगे वो ओनर से रिकवरेबल होंगे। अब पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1, 2 ऑफ सेक्शन 4 और फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शन अंडर सेक्शन 12। जब जब कोई व्यक्ति इन सारे प्रोविजंस को फेल करता है कंप्लाई करने के लिए, तो उनकी जो पनिशमेंट है वो 1 साल से कम नहीं होगी, बट एंड 6 मंथ्स, मतलब 1.5 साल से कम नहीं होगी, बट जो 6 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। और उसकी जो वो है ना, मतलब फाइन है, वो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, दोनों चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है। हुएवर हैंडलिंग हैविंग ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड, ऑलरेडी उसको हो रखा है, और उसको बाद में सब्सिक्वेंट ऑफेंस हम जिसको बोलते हैं, तो उसे 2 साल से कम की सज़ा नहीं दी जाएगी, जो 7 साल तक बढ़ सकती है, और 1 लाख से कम रुपए का फाइन नहीं लगेगा। नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन 360 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या फिर प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में कोई भी पर्सन इस एक्ट में कन्विक्ट नहीं होगा जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है। सेक्शन 15 पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शन अंडर सेक्शन 9 और ऑर्डर अंडर सेक्शन 11 और ऑब्स्ट्रक्टेड किसी पर्सन को 10 से या 11 में जो दे रखी है, अगर वो नहीं कर पाता है तो उसे 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है, फाइन हो सकता है 10,000 रुपये का, है दोनों। ऑफेंस बाय कंपनी है तो जो उसके डायरेक्टर वगैरह मेन पर्सन होंगे वो सभी लोग लायबल होंगे, और अगर कोई बिजनेस वाली कंपनी है गवर्नमेंट की, तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो वाला उस पर्सन उस चीज़ के लिए पर्सनली लायबल होगा। ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जब कोई ऑफेंस है इस एक्ट के अंदर में वो किसी गवर्नमेंट ने करा, तो जिसके वो मैंने आपको बताया था हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही गिल्टी होगा। ठीक है। मतलब सुनो, अगर कुछ ऐसा है जिसमें उसने पूरा ध्यान रखा है, बिना उसके पर नॉलेज के हुआ है, तो उसमें उसको बेचारे को सज़ा नहीं मिलेगी। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, कोई भी कोर्ट किसी भी ऑफेंस अपराध की का संज्ञान नहीं लेगी इस एक्ट में, एक्सेप्ट जब जो एप्लीकेशन है ना
कंप्लेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई अथॉरिटी उसके बिहाफ पे कर रही हो अप्लाई, या फिर कोई भी पर्सन है जिसने 60 दिन से कम का नहीं दिया नोटिस, 60 से ज़्यादा ही दिन हो गए हो, the alleged offense and of his intention to make a complaint, the central government or the authority and or officer authorized as aforesaid। तो मतलब इसका इतना तो होना चाहिए कि हाँ सच में 60 दिन से कम तक में नहीं होना चाहिए वो, सॉरी आई मेंट कि कोई भी पर्सन है जिससे नोटिस दिया है 60 दिन कम से कम का नोटिस देना चाहिए कि ऐसे ऐसे ऑफेंस हुआ है और वो कंप्लेन करना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर किसी और अथॉरिटी को। पावर टू डेलीगेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू डेलीगेट कर सकता है, हालांकि जो कंडीशंस और लिमिटेशन है जो हमारे नोटिफिकेशंस में दी जाएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उस तरीके से ही डेलीगेशन किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर कोई भी पर्सन है वो गुड फेथ में काम करता है, ठीक है, तो बेचारे पे नहीं किया जा सकता। देखो ये मेनली जो गवर्नमेंटल ऑफिसर्स है ना उन पे अप्लाई होता है, पर्सनल वालों को तो नो फॉल्ट लायबिलिटी में कर ही देते हैं। उसके बाद एडवाइजरी कमेटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम एक एडवाइजरी कमेटी कंस्टिट्यूट कर सकती है इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड इस एक्ट में। और इसके मेंबर कौन होंगे? 3 तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे वो ऑफिसर्स होंगे, 2 लोग वो होंगे जो इंश्योरर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 लोग ओनर को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो 2 होंगे वो एक्सपर्ट्स होंगे हजार्डस सब्सटेंस के, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, जो चेयरमैन होगा एडवाइजरी कमेटी का वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। और जो इस लॉ के प्रोविजंस हैं उनका दूसरे जो क्या कहते हैं, अगर किसी और प्रोविजंस में भी कुछ अलग से भी लिख रखा है तो भी इस वाले लॉ की ही चीजें वैलिड होंगी। ठीक है, ओवरराइडिंग इफेक्ट इनका इसका बाकी सारे लॉज पे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन के थ्रू रूल्स बना सकती हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट सम पर्पसेस। सबसे पहले जो पहले वाले प्रोविजंस हैं उनको जनरलिटी को इफेक्ट करे बिना कुछ नियम, जैसे कि मैक्सिमम अमाउंट इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए क्या हो सकता है, हर प्रत्येक ओनर को रिलीफ फंड के लिए क्या देना है। देखो जो ऊपर हमने करे वो जनरली थी कि इससे जो प्रीमियम है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट स्पेसिफिकली भी सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, कितने टाइम में हमें जो लिमिट करना होता है इंश्योर को जो आगे है अमाउंट रिलीफ फंड में, मेंटेनेंस फंड कैसे होगी, कैसे नोटिस ऑफ ऑफेंस दिया जाएगा, इंटेंशन टू मेक अ कंप्लेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कैसे कैसे ये चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, और कुछ भी अगर चेंज करना चाहते हैं हम इसमें, ठीक है, तो 30 दिन के अंदर अंदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के किसी भी उसमें आपको दिखाना होगा। ठीक है, अब शेड्यूल में बात हम कर रहे हैं। reimbursement of medical offenses incurred up to a maximum of rupees 12,500 in each case। जो जो डैमेजेस हैं वो बता, डैमेजेस नहीं, इंजरी हुई है किसी को तो मेडिकल एक्सपेंस हुआ है तो उसके 12,500 रुपये तक ईच केस में हमारी हो सकती है रीइम्बर्समेंट। रीइम्बर्समेंट पता है क्या होता है? जैसे कुछ हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और जाके हम अपना इलाज करा लेते हैं, उसके बाद जो आउट ऑफ पॉकेट हमने दिया है पैसा हॉस्पिटल में उस टाइम पे, बट हमें वो वापस मिल जाएगा कुछ टाइम बाद जब हम उसके बिल वगैरह सबमिट करते हैं। कुछ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो 25,000 पर पर्सन है, 12,500 के एडिशन में। ठीक है, बहुत बड़ा कुछ हुआ है। परमानेंट टोटल या पार्शियल डिसेबिलिटी या कोई और इंजरी है या सिकनेस है तो 12,500 तो है ही है, प्लस में परसेंटेज देखिए कि कितना क्या कुछ है जो कि मतलब कितना नुकसान हो रखा है, जो कि एक ऑथराइज फिजिशियन बता के देगा, सर्टिफाई करके देगा, तो उस हिसाब से 25,000 रुपये और दिए जाते हैं टोटल। अगर टोटल वाली डिसेबिलिटी है तो, अगर पूरी नहीं है तो उसके प्रोपोर्शन में दिए जाएंगे पैसे। अगर टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी है जिससे अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है विक्टिम की, तो फिक्स्ड मंथली रिलीफ दिया जाएगा जो 1,000 से ज़्यादा नहीं होगा, और वो 3 महीने तक ही दिया जाएगा, मतलब 3,000 से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर इसके एक्सेप्शन है, अगर विक्टिम 3 महीने से ज़्यादा तो सॉरी
एक्सेप्शन इज कि वो है कि ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि 16 साल से ऊपर का होना चाहिए और 3 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज रहना चाहिए। अगर एक्चुअल डैमेज है प्राइवेट प्रॉपर्टी से तो 6,000 रुपये तक का इसमें हम दे सकते हैं पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में। तो ये हमने मेन सारे एक्ट्स, सारे लॉज प्रोविजंस हमने इस एक्ट के कवर कर लिए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने 23 सेक्शंस और शेड्यूल सब कवर कर लिया। थैंक्स फॉर योर टाइम।